अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिस मौजू का सबसे ज़्यादा शोर है और जिस पर बहुत बात की जा रही है वो है जेन-ज़ी। कल मैंने एक पॉडकास्ट सुना तलत हुसैन का, जो उन्होंने एक मशहूर पॉडकास्टर के साथ दिया। उसमें उन्होंने जेन-ज़ी के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की, यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया, जो उनकी गुफ्तगू का खुलासा था वो ये था कि जो जेन-ज़ी है ये सिर्फ बातूनी लोग हैं, बातें करना जानते हैं, बातों में दुनिया जहान को फतह करने की बात करते हैं और प्रैक्टिकली इनके पास कुछ नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ तो ये सिर्फ हवा में तीर चलाने वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी जनाब तलत हुसैन साहब की, तो मुझे इस पे मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं क्यों ना इस मौजू पे बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से जब हम 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, या मेरा ख्याल से जो जेन-ज़ी का मामला है थोड़ा थोड़ा तो पहले से शुरू हुआ, मगर हमारे यहाँ पिछले कई माह से, चंद माह से ये मामला बड़ा ज़ेर बहस है। और इसमें दो तरह की राय पाई जा रही हैं। एक राय ये है कि जो कहते हैं कि जेन-ज़ी जो है ये बहुत इंटेलेक्चुअल नस्ल है, जो दुनिया को तस्खीर कर रही है, दुनिया को तस्खीर करना जानती है, और जो डिजिटल एरा में पैदा हुई तो डेफिनेटली इनके साथ इनकी ज़िंदगी के बड़े इनके प्यारे इम्कानात हैं, खूबसूरत इम्कानात हैं, इनके तजुर्बात हैं, लेकिन साथ एक ऐसा ग्रोह भी है, एक ऐसा ग्रुप भी है, एक ऐसी साइट भी है, ऐसे लोग भी हैं जो जेन-ज़ी की खामियों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। वो उनकी खूबियों की तरफ नहीं जाते, बल्कि सिर्फ उनकी खामियों पे बात करते हैं। जिस तरह मैंने अभी एक तलत हुसैन का पॉडकास्ट का आपसे जिक्र किया, जो बिल्कुल बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पॉडकास्ट करने वाले दोस्त उनसे पूछते हैं कि आपने कभी जेन-ज़ी का इंटरव्यू किया, जॉब इंटरव्यू? तो तलत हुसैन कहते हैं जी मैंने बिल्कुल किया, और जो फिर तलत हुसैन ने वहाँ पर जिक्र किया वो बड़ा अफसोसनाक है। डेफिनेटली ये तलत हुसैन साहब की अपनी राय हो सकती है, और हो सकता है जो उनको लोग मिले हों वो ऐसे ही हों, मगर ज़रूरी नहीं है कि जेन-ज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग ही एक कैटेगरी के हों। इसमें कुछ परसेंटेज तो हो सकती है, मगर तमाम लोग ऐसे नहीं हो सकते। मैं चाहता था कि मैं जेन-ज़ी के ऊपर गुफ्तगू करूं, मगर दो किस्तों में मैं बात करूंगा। पहले जेन-ज़ी के ऊपर हम उसकी खूबियों पे बात करेंगे, जो अगली मैं एपिसोड दूंगा उसके ऊपर हम जेन-ज़ी की खामियों पर या उनकी कमियों के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं मिलेनियर और अल्फ़ा के ऊपर भी बात करूंगा, जो दूसरी जनरेशन हैं उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो करूंगा, ताकि आप लोग डिटेल में जान सकें कि बुनियादी तौर पर ये मामला है क्या और इसको जेन-ज़ी क्यों कहा जा रहा है। अच्छा, पहली तो बात ये सुन लें कि जो जनरेशन का जो सिलसिला है, इसको तीन तरह से तकसीम किया जा रहा है। एक वो लोग हैं जो 1980 से 1990 तक, यानी 1980 से 1990 के दरमियान जो लोग पैदा हुए, या जिन लोगों ने, तो उनको मिलेनियर्स का नाम दिया जा रहा है कि जनरेशन मिलेनियर है। और जो लोग 90 से या 95 से 2010 या 15 के दरमियान जो लोग जिनकी जो उम्रें हैं, जो उसमें पैदा हुए, जिनकी जो उम्रें 26 साल, 25 साल या 20 साल बनती हैं, ये जेन-ज़ी के लोग हैं। और तीसरी नस्ल जो 2010 के बाद पैदा हुई है, उनको अल्फ़ा का है, उसका नाम जो है वो दिया जा रहा है। ये तीन नस्लें बेसिकली कैटेगराइज की जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इसकी दरमियान वाली जो जनरेशन है जेन-ज़ी, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जेन-ज़ी जो नस्ल है, ये वो कौम है, ये वो बच्चे हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने डिजिटल अहद को भी देखा। यानी आप देखें कि एक जो कल्चर था वो ख़त्म हो रहा था, एक तहजीब ख़त्म हो रही थी और नई तहजीब जन्म ले रही थी। इन्होंने वो दौर भी देखा जब पीटीसीएल का दौर था, कलम दवात का दौर था, तख्ती का दौर था, प्राइमरी स्कूल में बेंचों पे और ज़मीन पे बैठ के पढ़ने का दौर था, एक वो दौर था। और फिर उन्होंने वो दौर भी देखा जिसको हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है। वो ज़माना जब पीटीसीएल का कल्चर नहीं था, फिर वो ज़माना जब मोबाइल फ़ोन आया, फिर स्मार्टफोन आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद डिजिटल सोशल मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया। तो ये सारा जमाना जो है जेन-ज़ी ने देखा है। तो इसलिए जेन-ज़ी को डिजिटल जो जनरेशन है वो भी कहा जाता है, कि वो जनरेशन है जिन्होंने डिजिटल दुनिया में आंख खोली है। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में आंख नहीं खोली, बल्कि इन्होंने डिजिटल दुनिया से पहले का जमाना भी देखा और डिजिटल दुनिया का भी ज़माना देखा। और अब जो 6G, 7G और 8G और मज़ीद जो एडवांस ज़माना आ रहा है, जिसको हम AI का दौर कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माना, तो जेन-ज़ी वो ज़माना भी देख रही है। तो मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि जो जेन-ज़ी जनरेशन है वो बुनियादी तौर पर जो मेरे नज़दीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है, क्योंकि इन्होंने कई ज़मानों को देखा है, कई तहजीबों को देखा है, इन्होंने तहजीबें बनती बिगड़ती देखी हैं, इन्होंने डिजिटल दौर आता हुआ देखा है, डिजिटल दौर का पहले का ज़माना देखा है, और फिर डिजिटल दौर खत्म होकर जब AI में दाखिल हो रहा है तो ये उस जमाने को भी अपनी आंख से देख रहे हैं। तो जाहिर है
मैंने जिक्र जिस तरह पहले किया कि हम इनकी खूबियों पे भी बात करेंगे और इनकी खामियों पे भी बात करेंगे। जेन ज़ी जो है, इनका सबसे जो बुनियादी जो इनकी खूबी है, जो मुझे लगता है, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि ये डिजिटल ऐप से बहुत गहरी वाबस्तगी रखते हैं। यानी ये लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिंट मीडिया का ज़माना देखा, यानी अखबार का, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना देखा, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया का ज़माना देखा, फिर डिजिटल मीडिया का ज़माना देख रहे हैं, और फिर उसके बाद ये एआई के दौर को देख रहे हैं। तो डिजिटल जो एरा है उसमें जो जवान नस्ल पल बढ़ रही है या जवान हो रही है, वो नस्ल डेफिनेटली ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं, जो ज़िंदगी को देखने की ऐनक है, उनके पास बड़ी डिफरेंट होगी मिलेनियर से। अल्फ़ा तो खैर बिल्कुल बात का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मिलेनियर से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो दुनिया को अब नए अंदाज में जो देख रहे हैं, वो यकीनन जो है वो जेन ज़ी है। जो मिलेनियर्स का जिक्र मैं किया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नए लोग हैं। डेफिनेटली वो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया को जिस आंख से देखा वो डिजिटल एरा नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। तो हम उनको बेवकूफ़ नहीं कह सकते। हाँ, वो एक डिफरेंट एंगल से दुनिया को देख रहे थे, सोच रहे थे, और जो जेन ज़ी है वो डिफरेंट एंगल में दुनिया को देख रही है, और जो अल्फा है वो मजीद डिफरेंट एंगल से दुनिया को देख रहे हैं। अल्फा को इसलिए मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिंट मीडिया का ज़माना नहीं देखा, जिन्होंने बिल्कुल भी वो कल्चर, वो तहजीब नहीं देखी जो डिजिटल एरा से बिल्कुल पहले की तहजीब थी। तो मुझे लगता है कि जो अल्फा है वो जेन ज़ी के साथ, बेशक वो बहुत एडवांस नस्ल होगी, मगर जेन ज़ी जो है वो ज़्यादा दुनिया को देखने के लिए की जो है वो सलाहियत रखती है। अच्छा, इस मामले में मुझे एक गैलप का सर्वे याद आ गया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले उस सर्वे का जिक्र भी करता जाता हूं। गैलप एक अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने एक सर्वे किया था, और सर्वे का मौजू ये था कि जो नौजवान नस्ल है वो बुजुर्गों से ज़्यादा अक्लमंद है या नौजवान ज़्यादा अक्लमंद है। बड़ा दिलचस्प ये सर्वे था, और पिछले साल इसकी रिपोर्ट आई तो सर्वे के मुताबिक 48% लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि जो नौजवान नस्ल है वो बुजुर्गों से ज़्यादा अक्लमंद है। यानी ये जो जेन ज़ी है ये ज़्यादा बाशऊर भी है और ज़्यादा अक्लमंद भी है। जबकि 29% लोगों का यह ख्याल था कि नौजवान जो है वो अक्लमंद नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हम मिलेनियर्स कहते हैं, या उससे पहले के जो लोग हैं वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ज़्यादा गहरी अंदाज में, क्योंकि मुशाहिदा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था ना कि मुशाहिदा वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो इंसान को दुनिया को देखने का बिल्कुल डिफरेंट एंगल जो है वो अता करती है। इसके मुकाबले में जो 17% लोग हैं उन्होंने कहा कि दोनों बराबर हैं, यानी जेन ज़ी भी ठीक है, डिजिटल एरा के लोग भी ठीक हैं, और उसके जो पहले के लोग हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को अक्लमंद और बेवकूफ़ के तराजू में नहीं तोल सकते। तो हम बात ये कर रहे थे कि डिजिटल एहदा से जो वाबस्ता लोग हैं, अब हम इस तरह देखें कि जेन ज़ी की खूबियां क्या हैं। हम ये जरूर बात करेंगे कि इनकी खामियों पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम खूबियों पे बात कर लें। पहली बात तो ये है कि जो जेन ज़ी के लोग हैं ये खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। ये कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार होना है, दुनिया को अपने अंदाज में देखना है, दुनिया को अपने अंदाज में तस्खीर करना है, जिसको आपने कहा था, इकबाल कहता है कि खुद को दरियाफ्त करो, खुद को तस्खीर करो। तो जो जेन ज़ी के लोग हैं वो खुद को दरियाफ्त करने की बात करते हैं, दुनिया को दरियाफ्त करने की बात करते हैं, दुनिया को तस्खीर करने की बात करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं शायद उतना बेहतर अंदाज में दुनिया को तस्खीर करने की बात नहीं करते। फिर उसके बाद जो जेन ज़ी के लोग हैं ये माहौलियात, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संजीदा हैं। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा जो इनकलाब है वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर हम अभी से जो है वो ख्याल नहीं रखेंगे, अभी से इसका कोई अंदाज़ा नहीं करेंगे, तो फिर खुदा न खास्ता एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब दुनिया जो है वो बड़े क्लाइमेट चेंज से गुजरेगी। और पाकिस्तान में देख लें, स्मोग या जितना भी हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हो रहा है इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर शजरकारी का कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान में दरख्तों के कटाव का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी आपने देखा नासिर बाग में पार्किंग का जो बनाने का सिलसिला था, तो फिर अदालत ने कहा कि भाई अभी आप फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन रोक दें। वहां कितने दरख्त काटे गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्कैंडल सामने आया जहां चोरी चोरी एक डिपार्टमेंट ने दरख्त काटे और फिर उसके बाद उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर दरख्त काटना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि दुनिया के अंदर दरख्त काटना कत्ल अजीम समझा जाता है। अगर कोई दरख्त काटता है तो उसका मतलब उसने कत्ल कर दिया किसी का। तो इंसानों की तरह ही दरख्तों का कत्ल भी अहम समझा जाता है। फिर उसके बाद जेन ज़ी जो हैं ये सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ के और भाईचारे के फरोग पर यकीन रखते हैं। जेन ज़ी के लोग जो हैं वो इंसानी हकूक की बात करते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वायलेशन यहाँ पाकिस्तान में हो रही है। आपको याद है एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, शायद अतर मिनल्ला थे, मुझे ठीक से नाम याद नहीं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक तकरीर की थी जब वो ड्यूटी में थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक का वायलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हम लोगों ने अदा किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बड़े इदारे जो हैं वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की वायलेशन है, जो इंसानी
انسانی حقوق کی استحصال کا ماحول بنا ہوا ہے، جو فسطائیت کا ماحول ہے، جو ظلم و جبر کا ماحول ہے، اس میں ہم لوگوں نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو جین زی کے لوگوں کو آپ ہزار طرح کی خامیاں، میں آگے اس پہ بات بھی کروں گا، ہزار خامیاں آپ ان کے تسلیم کریں، مگر سوال یہ ہے کہ جین زی کے لوگ خود مختاری چاہتے ہیں، خود انحصاری چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی نہیں چاہتے، آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ماحولیات اور کلائمیٹ چینج کے اوپر سنجیدہ ہیں۔ ڈیجیٹل عہد سے وابستہ جین زی جو ہے وہ ایک دنیا کو ایک اس آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہے جس آنکھ سے ترقی یافتہ ملک ہیں، ترقی یافتہ قومیں دیکھ رہی ہیں، وہ بالکل پیچھے ہٹ کے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور جہاں تک ووٹ کا کلچر ہے، جہاں تک ووٹ کا نظام ہے، الیکشن کا نظام ہے، جین زی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود مختاری چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس ڈبے میں ہم ووٹ ڈالیں، جب الیکشن کے نتائج نکلیں تو اسی ڈبے سے ہمارا ووٹ نکلنا چاہیے۔ تو یہ جین زی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ اس کو منفی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف جین زی کا نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو پاکستان کے اندر آئین حقوق کی بالادستی چاہتا ہے، جو عدالتوں کا احترام کرتا ہے، جو اداروں کا احترام کرتا ہے، جو پاکستان کے فورسز کا احترام کرتا ہے۔ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت آنی چاہیے، اور اگر جین زی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے، پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، تو پھر وہ لوگ جو سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان جو موروثی سیاست کر رہے ہیں، جو نسلی غلام ہیں، جو خاندانی غلامی کو ترویج دے رہے ہیں، پھر ان کو غصہ تو آئے گا، وہ کہیں گے کہ جناب پاکستان میں جین زی نے حالات خراب کر دی ہیں۔ سچ ایسا نہیں ہے، جین زی میں بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی، مگر جین زی ایک قابل نسل ہے۔ بہت شکریہ۔